ये डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। उच्च गति अभ्यास खंड 3 से डिक्टेशन है। प्रतिलेखन संख्या इसमें 8, 9, 10 रहेगा। आपको ध्यान से लिखना है और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो ज़रूर आप टेलीग्राम से जुड़िए। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमको अनेक परिवर्तन अवश्य ही करने हैं और मैं स्वीकार करूंगी कि रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है और उसे बनाना हमारा काम है। यह काम कैसे किया जाए, परिवर्तन कैसे लाया जाए, इसे निश्चित करने के लिए भी हम आपके सहयोग और सहायता से नीति निर्धारित कर सकते हैं। अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में एक पुस्तक का जिक्र किया जो विश्व भर के विचारशील लोगों पर अपनी छाप छोड़ रही है। यह पुस्तक है फ्यूचर शॉक। लेकिन दुनिया भर में अर्थ, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में आज नए विचारों का उदय हो रहा है, क्योंकि लोगों को जो कुछ चाहिए उसके लिए पुराने तौर तरीके पर्याप्त नहीं सिद्ध हो रहे हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ की नौजवान पीढ़ी को इस बात का वैसा साहस न हो जैसा कि अन्य देशों के विचारशील लोगों को है, लेकिन वे उस भावना से बहुत दूर नहीं हैं। इसलिए यही मौका है कि हम साहस से काम लें और जीवन के सभी पक्षों के बारे में नए ढंग से सोचें तथा ऐसी राह निकालें जो हमें अपने लक्ष्य तक ले जाने वाली हो। हम लक्ष्य को कुछ वर्षों में ही नहीं प्राप्त कर सकते और मैं समझती हूँ कि कोई हमसे इसकी आशा भी नहीं करता। जो नितांत गरीब है वो भी चमत्कार की आशा नहीं करते, लेकिन वे यह अवश्य चाहते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें। वे यह आशा करते हैं कि चीज़ें ऐसे ढंग से बदलेंगी कि उनके हितों का भी ध्यान रखा जा सके। इसलिए मुझे आशा है कि हम वही एकता और दृढ़ता प्रदर्शित कर सकेंगे, राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति वही चिंता व्यक्त कर सकेंगे जो हमने पिछले वर्ष के संकट के दौरान की थी। यह आर्थिक संकट हमारे लिए कुछ कम गंभीर नहीं है और यह लक्ष्य जनता के लिए बेहतर जीवन संभव बनाने का लक्ष्य उन सब विजयों से, युद्ध में विजय से भी बड़ी एक जीत है। हमने पश्चिम की आर्थिक और वित्तीय प्रणाली को अपनाया है और हम प्रगति तथा विकास का मूल्यांकन पश्चिमी मानदंडों से करना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ की परिस्थितियों में संगत नहीं है और हमारे लक्ष्यों से तो और भी कम संगत है। मैं लंबे समय से अनुभव करती रही हूँ कि वर्तमान आर्थिक सिद्धांत विकासशील देशों की समस्याओं को जटिल बनाते हैं। महोदय, प्रायः मैंने उन गहरे खजानों में गोते लगाए हैं जिनमें बीते ज़मानों के विचार, सपने और अनुभव दबे पड़े थे, लेकिन भाग्य और स्थिति ने मिलकर षड्यंत्र किया और मुझे उस सुंदर और सुनियमित जिंदगी से खींचकर देश के इतने अनपढ़ लोगों के बीच लापटका। मैं बहुत से पुरुषों और स्त्रियों से मिला, उसमें से अधिकांश ने स्कूल और कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी और न राज्य की तरफ से या निजी तौर पर की गई शिक्षा की व्यवस्था ने ही उन पर कोई प्रभाव डाला। आखिर शिक्षा से बढ़कर आकर्षक और महत्व रखने वाली चीज़ आज और क्या है? लड़ाइयों में जूझती इस दुनिया में दुख भरे हैं, झगड़े हैं और हजारों समस्याएं हैं जो हमें सता रही हैं। ऐसे समय में उचित शिक्षा के अलावा और किससे हम शांति पा सकते हैं और कैसे इन समस्याओं का हल
निकाल सकते हैं। मुझ जैसे अनाड़ी आदमी के लिए जटिल प्रश्नों पर यहाँ चर्चा करना कहाँ संभव होगा। ये जटिल प्रश्न तो विशेषज्ञों के लिए है, लेकिन विशेषज्ञ के विशेष रूप से चीज़ों को देखने के तरीके में एक खतरा है। हो सकता है कि चीज़ों को देखने में उचित दृष्टिकोण उसका न रहे और सामूहिक रूप से वह जिंदगी को देखना भूल जाए। इस खतरे के खिलाफ इंतजाम करना होगा, खास तौर से इस समय में जबकि जिंदगी की नींव को ही चुनौती दी जा रही है और वह झगड़े में पड़ी है। शिक्षा के पीछे आपका ध्येय और उद्देश्य क्या है? जरूर ही आप बढ़ती पीढ़ी को जिंदगी के लिए तैयार करते हैं, पर आप जिंदगी को किस सांचे में ढालना चाहते हैं? क्योंकि अगर उस सांचे की तरफ तस्वीर आपके दिमाग में नहीं होगी तो जो शिक्षा आप देंगे वह दिखावटी और दोषपूर्ण होगी। उद्देश्य भी उसमें कुछ न होगा और आपकी समस्याएं और कठिनाइयां बढ़ती ही जाएंगी। यह बात संसार में स्पष्ट है कि यही वायुमंडल हमारी बहुत सी मुसीबतों का कारण है। बहुत समय से शिक्षा का आदर्श आदमी की प्रगति करना रहा है। ज़रूरी तौर पर यही आदर्श रहना चाहिए, क्योंकि बिना आदमी की प्रगति के सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन आज आदमी की वह चिंता भी जनसाधारण को सामने रखकर करनी चाहिए, नहीं तो शिक्षित आदमी अशिक्षित जनसमूह में खो जाएंगे और किसी भी हालत में क्या यह मुनासिब है? महोदय, इंसान के दृष्टिकोण में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न का हमें मुकाबला करना है। क्या एक अकेला इंसान दुर्लभ मौक़ों को छोड़कर वास्तव में आगे बढ़ सकता है? अगर उसके चारों तरफ का वायुमंडल हर समय उसे नीचे खींचता हो, अगर यह वायुमंडल उसके लिए दूषित और हानिकारक है, तो इंसान का उससे लड़ना व्यर्थ होगा और अवश्य ही वह उससे कुचला जाएगा। यह वायुमंडल क्या है? उसमें विपैतृक विचार, दुराग्रह और संदेह शामिल हैं जो दिमाग पर बांध लगा देते हैं और इस बदलती दुनिया में प्रगति और परिवर्तन को रोकते हैं। ये राजनैतिक स्थितियां हैं जो अकेले इंसान और इंसानों के समूह को ऊपर से लादी गई गुलामी में रखती हैं और इस तरह उनकी आत्मा को भूखा मार डालती हैं और उनकी भावना को कुचल देती हैं। सबसे अधिक आर्थिक स्थितियों का दबाव है, वे जनता को मौका देने से इनकार करती हैं। हमारे चारों तरफ दुराग्रह और संदेह की जटिलता और राजनैतिक तथा आर्थिक स्थितियों का वायुमंडल फैला है जिसके पंजे में हम फंसे हैं। आज की शिक्षा प्रणाली सारे नामवर गुण सिखा सकती है, लेकिन जिंदगी और ही कुछ लिखती है और जिंदगी की आवाज़ कहीं ऊंची और तेज है। सहकारी प्रयत्न के लाभ आप बता सकते हैं, लेकिन हमारे आर्थिक ढांचे का आधार गला काटने वाली प्रतिस्पर्धा पर है और एक आदमी दूसरे को मारकर ऊपर उठना चाहता है। जो अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने में और कुचल डालने में सफल होता है, उसी को चमकदार इनाम मिलता है। क्या इसमें कोई अचरज है कि हमारे युवक उस चमकीले इनाम की ओर खींचे और दावा करें कि लाभ के इच्छुक इस समाज में उस इनाम का पाना सबसे अधिक वांछनीय गुण है। इस देश में हम तो अहिंसा की प्रतिज्ञा से बंधे हैं, फिर भी हिंसा न सिर्फ लड़ते झगड़ते राष्ट्रों के प्रत्यक्ष रूप में ही हमें
घेरे हुए है, बल्कि उस सामाजिक ढांचे के रूप में भी वह हमें घेरे हुए है जिसमें कि हम रहते हैं। इस हिंसा भरे वातावरण से सच्ची शांति या अहिंसा उस समय तक कभी भी हासिल नहीं हो सकती जब तक कि हम उस वायुमंडल को ही न बदल दें। उन आदर्शों के बावजूद जिन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली इसी वायुमंडल की उपज है। स्टॉप।